एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? यस, वेलकम बैक टू द पार्ट 9 ऑफ अ चैप्टर दैट इज सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्शन प्रोसेसेस। आप लोगों का हमारे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में बहुत 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 ज्यादा स्वागत है, नंदन अभिनंदन है। यस, कैसा लग रहा है? फाइनली वी हैव कंप्लीटेड अनदर चैप्टर हमारे हाफ ईयरली का सिलेबस का, है ना। हमने खत्म कर लिया है फाइनली। हमने 4 चैप्टर्स, हमने आधी बुक खत्म कर दी आज। यस, इस डिस्कशन के बाद हम आपके पूरे बुक का आधा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब ह्यूज अकम्प्लिशमेंट, अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस। यस यस, ओके। सो विद दिस अपन लोग शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। यस, आई फॉरगॉट टू से हैप्पी वेडनेसडे टू ऑल ऑफ यू। यस, कैसे हो? कैसे चल रहा है सब कुछ? बहुत सारे स्कूलों में आई थिंक एग्जाम्स चल रहे हैं, पीई चल रहा है ना, पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है। कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं? अगर चल गया है, शुरू हो गया है, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? इज इट गोइंग गुड? ज्यादा परेशान तो नहीं हो रहे हो? एवरीथिंग इज ओके? बट मुझे जहां तक लगता है बहुत सारा तो नहीं आ रहा होगा। ये वाला चैप्टर तो शायद नहीं अभी आ रहा होगा, फर्स्ट 3 चैप्टर्स तक शायद, है ना, होपफुली। लेकिन अगर ये भी आ गया है तो अब तो मेरे बच्चे जो हैं, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले जो हैं, अब तो इस चैप्टर में थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं, है ना। थोड़े हो गए हो, बहुत ज्यादा हो गए हो? बताओ बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसे, कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। ठीक है, ओके। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। आई होप तुम सब बहुत अच्छे हो, आई होप तुम सब बहुत मजे में हो, आई होप, आई जस्ट होप, आई एम जस्ट होपिंग कि तुम सब बहुत अच्छे चल रहे हो, वो कोई परेशानी दुविधा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, गुड डे। टायरिंग होगा अभी एग्जाम, अगर हो रहे होंगे, स्कूल वगैरह होता है, टायरिंग होता है, पढ़ना होता है, होमवर्क होता है, असाइनमेंट होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम होता होगा, है ना। तो आई होप थोड़ा सा भी, आधा घंटा, एक आध घंटा, जो भी यू कैन टेक आउट। अगर नहीं है तो प्लीज टेक आउट, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, आपको अपने लिए से भी समय निकालना उतना ही जरूरी है जितना आप बाकी चीजों के लिए समय निकाल रहे हो। ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। सो जैसा तुम लोग देख रहे हो, आज की क्लास में हम लोग तुम्हारे जितने भी ग्लोसरी टर्म्स हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एंड जो तुम्हारे लिए मैंने बहुत स्पेशल प्रैक्टिस शीट बनाई है, हम लोग उसको आज एक बहुत अच्छे से, बहुत ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट एंड ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम पहले आपका जैसा हम करते हैं ग्लोसरी टर्म्स करते हैं। यस, तो ग्लोसरी टर्म्स में हमारा सबसे पहला टर्म क्या है? एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव हमने कहाँ पढ़ा था? मोनोक्यूलर क्यू में पढ़ा था, डेप्थ परसेप्शन के लिए पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने इसमें? हमने ये पढ़ा था जब भी कोई भी चीज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंडर, अगर जब भी ऐसा क्लाउड सा, फॉग वगैरह, कुहासा या कुछ भी ऐसी चीजें जब होती है, तो उसकी वजह से जो चीजें होती है वो हमें काफी दूर लगती है। हाँ कि ना, वो कितनी दूर हमें लगती है, लेकिन जब वो चीजें नहीं होती तो वही सेम चीज हमें कितनी पास लगती है। हाँ कि ना, तो हर चीज ये आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे होती है। जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो काफी क्लियर होते हैं, काफी साफ होते हैं, उनका कलर वगैरह सब कुछ साफ सुथरा होता है। लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फार्दर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो काफी कम डिस्टेंस, whereas farther objects are less distant, है ना। वो इतने अच्छे से हम उसको क्लियर वो नहीं कर सकते, हम उसको इतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हाँ कि ना, यस। तो एक हो गया एरियल पर्सपेक्टिव। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एक सेकेंड ना, हाँ, फिर हमने क्या पढ़ा था? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मैंने क्या बोला था? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन जो तुम्हारे सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए कि काम वो करे और तुम्हें एक बेसिक इंफॉर्मेशन अपने सेंसरी प्रोसेसेस का काम शुरू करे। यस, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, इतना मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए कि हमारे सेंसरी स्टिमुलस पे एक नॉकिंग हो कि हाँ, एक नया स्टिमुलस हमने डिटेक्ट किया है।
उतना मिनिमम इंटेंसिटी तो चाहिए। अगर तुम चाय पी रहे हो तो चाय कब तुम्हें मीठी लगने लगेगी, दैट इज योर मिनिमम इंटेंसिटी। जिस मोमेंट पे तुम्हें लगने लगे कि हाँ तुम्हें अब मिठास आ रही है, वो स्टिमुलस अब तुम्हें मतलब अब सेंस वो कर पा रहा है, तुम्हारा गस्टेटरी जो तुम्हारा टंग है वो अब चीनी को डिटेक्ट कर पा रहा है, मीठेपन को डिटेक्ट कर पा रहा है, दैट इज द मिनिमम पॉइंट, और उसी को हम लोग एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। यस यस। फिर हमने बाइनोकुलर क्यू के बारे में बात करी थी, जहां पर हम जब भी डेप्थ परसेप्शन करते हैं, जब भी हम 2D से 3D में जब इमेजेस जाती हैं, तो 3D में करने के लिए हमारे पास मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर होता है। बाइनोकुलर में हम बाइनोकुलर में कितनी आइज का इस्तेमाल होता है? अब कितनी का मतलब तुम बोलोगे दीदी कितनी ही आंखें हैं हमारी, एक है या दो ही है ना मैक्स। दो ही आंखें हैं, उसमें कभी हम एक का इस्तेमाल करते कभी दोनों का। हाँ, तो बाइनोकुलर का मतलब होता है दो आंखों का इस्तेमाल, बाइनोकुलर है ना, दूरबीन। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाता है? रेटिनल डिस्पैरिटी, कन्वर्जेंस एंड एकोमोडेशन। तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आरएसी। बाइनोकुलर क्यू में आरएसी होता है। आरएसी टिकट देखा है? टिकट में आरएसी होता है। यहाँ बाइनोकुलर क्यू में भी आरएसी होता है। आरएसी का मतलब क्या होता है? रेटिनल डिस्पैरिटी, accommodation and convergence, RAC। ओके, अब बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या है? बॉटम अप प्रोसेसिंग मैंने तुम्हें क्या बताया था? बॉटम अप प्रोसेसिंग इज जहां पर आप ऑब्जेक्ट्स को उसके फीचर्स पे आइडेंटिफाई करते हो, उसके फीचर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन टॉप डाउन में हमने क्या पढ़ा था? हम ऑब्जेक्ट्स को एज अ होल आइडेंटिफाई करते हैं। तो बॉटम अप प्रोसेसिंग जो है वहां पे ये होता है कि जब हमारे पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हम उसका सम अप करके उसको परसीव करते हैं। इट इज अ परफॉर्म परसेप्शन, जहाँ पे एलिमेंट से हम होल तक जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट से हम पूरे की तरफ जाते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताता, एक फूल है, फ्लावर है, और उसके पंखुड़ियां अलग है, उसके पत्ते अलग हैं, उसके स्टेम्स अलग हैं। अब जब हम ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, तुम क्या इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो क्या है? नहीं। उसको तुम क्या करोगे? सबको एक साथ में कोलेट करोगे, सम अप करोगे, एंड देन यू विल कम टू एन कंक्लूजन कि हाँ ये तो एक फूल है। क्या किया तुमने? तुम पार्ट से होल पे गए। हाँ कि ना? हाँ। उसके बाद आ जाता है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन क्या होता है? कि एक डिस्टेंस को परसीव करना किसी भी इमेज में या रियल लाइफ सेटिंग में। जब आप किसी भी दो चीजों के बीच में डिस्टेंस परसीव कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन। फिर हमारे पास आ जाता है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। अभी मैंने तुम्हें बताया था एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, अब आ जाता है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। तुमने जो चाय पी उसमें 2 चम्मच चीनी पे तुम्हें मिठास डिटेक्ट हुई, तुम्हारे टंग ने 2 चम्मच चीनी पे उसको डिटेक्ट कर लिया। अब तुम्हारे चाय में अगर मैं 4 कप चीनी डाल दूं तो वो चाय तुम्हारी बहुत ज्यादा मीठी हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आया जहां पे तुम्हारी चाय बहुत ज्यादा मीठी हो गई? तो वो जो पॉइंट है ना, जो तुम्हारे कम मीठे और ज्यादा मीठे के बीच का जो फर्क बता रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड। मतलब डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ स्टिमुलाई दैट कैन बी परसीव्ड। कौन सा एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पर ये चीज हम मेजर परसीव कर सकते हैं? कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर कम मीठा और ज्यादा मीठे के बीच का आप डिफरेंस निकाल सकते हो? आपको पता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से मिठास और ज्यादा बढ़ गई? तो वो जो पॉइंट है ना, स्पेसिफिक पॉइंट दोनों स्टिमुलाई के बीच में, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ओके जी। फिर हमने पढ़ा था डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन में हमने क्या पढ़ा था? कि जब आप एक ही समय पर दो टास्क पे काम करते हो, साइमल्टेनियस दोनों काम साथ चल रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो अटेंशन है वो बार बार दोनों टास्क में शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है उसका। और ये काम आप कब कर सकते हो? दोनों चीजों पे आप कब ध्यान दे सकते हो? जब काम इजी हो और जब काम में आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। अगर आपको किसी भी काम में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तो आप डिवाइडेड अटेंशन नहीं कर सकते। डिवाइडेड अटेंशन तभी फुलफिल होगा, आप दो काम साथ में, 2 या 3 काम साथ में तभी कर सकते हो
जब 2 या 3 काम इजी है, जब 2 और 3 काम में आपके ज्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे। Okay. उसके बाद आ जाता है गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट का मतलब होता है एज, इट इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है होल, एक ऑर्गेनाइज्ड होल। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि हम जब भी किसी चीज को परसीव करते हैं तो वो टॉप डाउन प्रोसेसिंग के बेसिस पे करते हैं। हम एज अ ऑब्जेक्ट पूरा एज अ होल परसीव करते हैं rather than the sum of its part। sum of its part मतलब बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी टॉप डाउन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है एज कंपेयर टू द बॉटम अप, क्योंकि उनके हिसाब से हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो टॉप डाउन के बेसिस पे देखते हैं, बॉटम अप के प्रोसेसिंग पे नहीं देखते। एम्फसाइज ओवर टेंडेंसी टू इंटीग्रेट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल। ठीक है जी, ओके। नाउ इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन क्या होता है? मोनोक्यूलर क्यू है, जहां पे जो दो चीजें होती हैं और एक ऑब्जेक्ट दूसरे को जब ओवरलैप करता है, तो जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो गया है वो ऑब्जेक्ट हमें दूर लगता है, और जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है वो हमें पास लगता है। इट इज अ डेप्थ परसेप्शन, जहां पे जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है दूसरे को वो हमें पास लगता है, और जो ऑलरेडी कवर या जो ऑलरेडी ओवरलैप हो गया है वो हमें दूर लगता है। हाँ कि ना? हाँ। फिर आ जाता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है? जो भी चीजें थोड़ी पास है इन स्पेस और इन टाइम, है ना, वो चीजों को हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं। जैसे आप लोग जब क्लास में बैठते हो तो जैसे आपके कुछ दोस्त, तो आप लोग जब साथ में ऑलमोस्ट एवरी डे सब बैठते हो तो हम क्या करते थे, हम कह देते थे ये इनका एक ग्रुप है। हाँ कि ना? तो वो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे आपको हम एक परसीव कर लेते हैं कि अच्छा यू आर अ ग्रुप, यू आर वन ग्रुप, बिकॉज आप लोग बहुत पास एक दूसरे के बैठते हो, आजू बाजू ही बैठते हो, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच का डिस्टेंस होता नहीं है, एक बेंच का डिस्टेंस होता है, तो वी कंसिडर यू एज अ ग्रुप। ऐसे ही बहुत सारी चीजों की भी ग्रुपिंग हम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी पे करते हैं, जहां पे कितनी पास है चीजें एक दूसरे से उसके बेसिस पे ग्रुपिंग होती है, उसके बेसिस पे परसेप्शन होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। जो दो चीजें हमें सिमिलर लगती हैं, जो चीजें एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं, देन वी परसीव देम एज अ वन ग्रुप। जैसे एप्पल, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, दोनों मीठे हैं, दोनों को हम ऐसे खा सकते हैं, उसको पकाने की जरूरत नहीं है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रूट। यस, दैट इज अ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जिसके बेसिस पे हम फ्रूट्स को एक कैटेगरी में डाल देते हैं। देन वी हैव मोनोक्यूलर क्यू, जहां पे वी ओनली यूज वन आई फॉर द परसेप्शन। देन परसेप्शन ही अपने आप में क्या होता है, जहां पे हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी ऑर्गन है, जब वो उस एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने अपने स्टिमुलाई से, उस इंफॉर्मेशन की जब हम मीनिंग मेकिंग करते हैं, उसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। यस, ये सब तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, ये सब टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मैं ग्लॉसरी तुम्हें इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ वन मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद वी हैव परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी इज समथिंग जहां पर किस किस की बेसिस पे होती है? साइज, शेप एंड ब्राइटनेस। यस, एसएसबी, साइज, शेप एंड ब्राइटनेस। नाउ तीनों में कॉमन क्या है? ऑब्जेक्ट को हम, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम परसीव कर रहे हैं उसका परसेप्शन चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू साइज, शेप, with respect to its original size, original shape and original brightness, despite of the changes, despite of the changes in the object due to the distance or due to the illumination or due to the orientation। अब कहने का मतलब मैंने जो इतना इंग्लिश में अभी बोला उसको मैं हिंदी में भी बता दूं, टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना, मैं बता दूं। देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जब परसीव करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है जब हम उसको परसीव करें तो हमें उसका ओरिजिनल साइज, शेप और ब्राइटनेस पता है। अब उस ऑब्जेक्ट को मैं कितनी भी अपने से दूर रख दूं, कितना भी मैं उसका शेप चेंज कर दूं, ओरिएंटेशन, पोजीशन चेंज कर दूं, या उसको मैं कोई भी लाइटिंग कंडीशन में रख दूं,
भले ही उसका उस टाइम के लिए टेम्पररी इमेज मेरा जो रेटिना पे बनेगा उसके वजह से मेरा परसेप्शन चेंज हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल परसेप्शन है क्या वो चेंज होगा? नहीं। नया परसेप्शन जो है वो बार बार बनते रहेगा, क्योंकि इमेज भी मेरे रेटिना पे बार बार नहीं बन रही है। उसी के बेसिस पे आई विल मेक अ परसेप्शन, लेकिन जो ओरिजिनल परसेप्शन मेरी ऑलरेडी बन गई है दैट इज कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं। So it is a ability to draw a similar inference about the world from different pattern of sensory activity. Whether कुछ भी changes आ जाए, कुछ भी चीज है, लेकिन उस चीज को हम वैसे ही परसीव करेंगे, भले ही कितना ही लाइटिंग कंडीशन। हाँ, तुम बोलोगे कि अरे मैम मेरा दोस्त तो इतना दूर है बट अभी वो छोटा लग रहा है। अरे वो छोटा लग रहा है बट वो वही उसका वही ओरिजिनल साइज क्या है? वो तुम्हारी हाइट का है, वो छोटा नहीं हो गया, वो बहुत दूर है अभी। जब वो तुम्हारे पास आएगा तो वो उसी कंडीशन में रहेगा। बस ये हुआ कि तुम्हारा कंडीशन चेंज हो गया, तुम्हारा डिस्टेंस क्योंकि चेंज हो गया, इसी वजह से तुम्हारी रेटिना पे भी इमेज का साइज भी चेंज हो गया। अदरवाइज ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो इंसान का जो साइज है वो वही है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आया उसमें। हाँ कि ना? हाँ। अब फाइव फिनोमिना जो है वो क्या था? एक इल्यूजन था, मूवमेंट इल्यूजन, जहां पे बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे, विजुअल स्टिमुलाई जो थे, उसको जब हम कंटिन्यूअस सीरीज में एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम सबको जल्दी 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 चलाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम रेंज पे जब चलाते हैं, तो इट फील्स लाइक कि वो एक मूवमेंट है, पिक्चर की मूवमेंट हो रही है, एक वीडियो चल रही है। तो जब आप तुम वीडियो देखते हो ना, वीडियो इज नथिंग एल्स बट अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस पिक्चर जो एक टाइम फ्रेम पे चल रही है। अगर वो टाइम फ्रेम अच्छा नहीं रहा, अगर वो उसके साथ अलाइन नहीं किया पिक्चर्स के साथ, देन द प्रॉब्लम वुड बी वो एक वीडियो के फॉर्म में नहीं चलेगी, वो वीडियो नहीं लगेगी, वो एक मूवमेंट नहीं लगेगी। ओके। उसके बाद वी हैव प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो एक दूसरे के आजू बाजू रहती है उसको हम एक ग्रुप में कर देते हैं, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी पर है। देन वी हैव सेंसेशन। सेंसेशन इज व्हाट? जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एज अ फिजिकल स्टिमुलेशन, जो भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं स्टिमुलाई के बारे में, और दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। फिर आ जाता है सेलेक्टिव अटेंशन। क्या होता है? बहुत सारी चीजों में से जब आप कुछ पर्टिकुलर चीजों के पे ही अपना ध्यान देते हो, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों के बीच में कुछ चीजों पे ध्यान दिया, तो कुछ पे ही ध्यान दिया, तो यू वर वेरी सेलेक्टिव अबाउट इट। तो फोकसिंग ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑन पर्टिकुलर स्टिमुलस। ठीक है जी। फिर वी हैव शेप कॉन्स्टेंसी। क्या हमने पढ़ा था? कि इवन दो ऑब्जेक्ट अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल शेप है इट रिमेन्स द सेम। यस। सिमिलैरिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो ऑलरेडी एक सिमिलर साइज का है, शेप का है, इंटेंसिटी का है, उसको हम एज अ एक ग्रुप परसीव करते हैं। फिर आ जाता है साइज कॉन्स्टेंसी। आई डोंट नो, ये बहुत रिपीटेड है बट ठीक है। साइज कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या है? जो भी हम, क्योंकि हमारा हमें पता है फेमिलियर ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, तो इट इज अ टेंडेंसी जहाँ पे हम फेमिलियर ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज में ही परसीव करते हैं, इवन दो हमारे रेटिना पे उसकी इमेज बार बार चेंज हो रही है विद द डिफरेंट डिस्टेंस कंडीशन। यस। फिर आ जाता है टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट क्या होता है? कि इट इज समथिंग जहां पे इट इज अ डिस्टेंस क्यूब, मैंने जैसा बोला मोनोक्यूलर डिस्टेंस होता है, मोनोक्यूलर क्यूब होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट्स अपना डेफिनेशन और डिटेल, जैसे वो कितने ज्यादा उसकी जो फाइन डिटेलिंग वगैरह है ना, वो जितना हमसे दूर जाएंगे हम उतना वो चीज हमारा परसेप्शन की आउट ऑफ परसेप्शन हो जाएगा, कि वो ऑब्जेक्ट का जो फाइन डिटेलिंग है या डेफिनेशन है वो सब हमसे हमारा खत्म हो जाएगा जितना दूर वो हमसे जाएगा, और जितना पास रहेगा उतनी ही हम इसके ऊपर डिटेलिंग एंड डेफिनेशन ये सब हम देख सकते हैं, कितना कैसा है इंटेंसिटी, कैसा टेक्सचर है, कैसा सॉफ्टनेस है, क्या है, सब कुछ। यस। उसके बाद टॉप डाउन प्रोसेस। देखो, अगर मैंने जब यहाँ पे टेक्सचर ग्रेडियंट का एग्जांपल दिया था, तो इफ यू रिमेम्बर मैंने तुम्हें कहा था कि अगर स्टोन्स हमारे पास रहेंगे तो हम उसका हर एक चीज ध्यान से देखेंगे, कितना खुरदुरा है, वो क्या है।
लेकिन अगर वो मुझसे दूर रखा रहेगा, क्या मैं वो उतना डिटेलिंग कर पाऊंगी? नहीं। तो वो मेरी क्योंकि परसेप्शन के बाहर, रेंज के बाहर जा चुका है, तो आई एम समवन लाइक ठीक है यार, सॉफ्ट सॉफ्ट सा तो लग रहा है तुझसे, यही हम कहते हैं। उसके बाद है टॉप डाउन प्रोसेसिंग, जहां पर एलिमेंट होल से हम एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं। पहले हम अगर साइकिल देख रहे हैं, तो हम अगर साइकिल के पूरे वो सब अलग अलग पार्ट्स भी रखे थे, लेकिन फिर भी हम पहले एक साइकिल पूरा देखते हैं और फिर उसके अलग अलग पार्ट्स के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द विजुअल इल्यूजन, जहां पे कुछ ऐसे फिजिकल स्टिमुलाई जिसकी वजह से हमारी आंखों को धोखा होता है, छलावा होता है। यस। तो ये थे हमारे सारे ग्लॉसरी टर्म्स। आई नो मैंने थोड़ा शायद मैं फास्ट थी, बट इट इज समथिंग जो हम ऑलरेडी इस चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ा है, एक एक शब्द पढ़ा है, हाँ कि ना? अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है जी? ओके, आई एम थिंकिंग कि मैं एक लाइव क्लास अटेंड मैं शेड्यूल करूं, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो एक हम लाइव क्लास पे शेड्यूल कर दें, डाउट्स सॉल्व, ठीक है? Now, with this, let's start our next part. That is glossary हमने कर ली। अब हम एक बार एनसीईआरटी फटाफट देख लेते कि एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो यही था कि सेंस ऑर्गन की फंक्शनल लिमिटेशन क्या है। तो मैंने जैसा तुम्हें बताया था, अगर हर सेंस ऑर्गन की अपनी स्पेशलिटी है तो उनकी अपनी कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस भी है। जैसे हमारी आंखें बहुत ज्यादा ब्राइटनेस और बहुत कम ब्राइटनेस में चीजें नहीं देख सकती, हमारे कान बहुत ज्यादा साउंड और बहुत कम साउंड नहीं सुन सकते। ऐसे ही हर का अपना अपना अलग अलग है, ठीक है? क्योंकि हमारे हर सेंसरी रिसेप्टर को एक पर्टिकुलर स्टिमुलेशन चाहिए इन ऑर्डर टू एक्ट ऑन, इन ऑर्डर टू वर्क अपॉन इट। अगर वो उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, वो एक्टिवेशन उसको नहीं मिलेगा, वो ट्रिगर पॉइंट उसको नहीं मिलेगा, तो हमारा सेंस ऑर्गन काम नहीं करेगा। उसके बाद वी हैव अटेंशन। तो अटेंशन क्या होता है? तो अटेंशन इज ऑल अबाउट जहां पर आप बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजों पे अपना ध्यान लगाते हो, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स लगाते हो वाइल किसी भी स्टिमुलाई पे अटेंड करने के लिए, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एफर्ट एलोकेशन। यस, यस। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं अटेंशन के? तो अलर्टनेस होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड सर्च होता है। यस। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वो स्टेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन के फैक्टर्स क्या क्या है? तो वी विल टॉक अबाउट इट। सेलेक्टिव अटेंशन सस्टेन अटेंशन से डिफरेंट कैसे? तो सेलेक्टिव अटेंशन क्या है? जब आपके पास बहुत सारे स्टिमुलाई और उसमें से आप बस एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई पे ही फोकस करते हो, तो दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव। क्यों? क्योंकि हमारी परसेप्शन की जो कैपेसिटी है, परसीव करने की जो कैपेसिटी है, वो बहुत लिमिटेड है, तो इसीलिए हम लिमिटेड चीजों पे ही ध्यान भी देते हैं। तो अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, वो भी दो तरीके के हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है? कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, उसका शेप कैसा है, उसके में कोई मूवमेंट है कि नहीं, वो कुछ नया है कि नहीं, हर एक चीज आपका अटेंशन ग्रैब करती है। कुछ अनयूजुअल तो नहीं है, कुछ वियर्ड सा तो नहीं है, कुछ अचानक से अगर कुछ होता है तो हमारा अटेंशन वहां चला जाता है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर। अबाउट द स्टिमुलस, इंटरनल फैक्टर इज ऑल अबाउट यू। उसमें आ जाता है आपका मोटिवेशनल फैक्टर कि क्या आपके सोशल नीड से मैच कर रहा है, एंड सेकंड इज योर कॉग्निटिव फैक्टर कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप किस तरीके से, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपके क्या एटीट्यूड्स हैं अबाउट द अटेंशन, है ना? जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपके हॉबी का है, जो आपके इंटरेस्ट का है, उस पर आपका ध्यान जल्दी जाता है। जिस चीज से आपका ओपिनियन जिस बात पे अच्छा है, उस पे आपका ध्यान जाता है ना? तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिसके ऊपर आप एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो और बाकी कोई तरीका नहीं लगाते हो, तो वो सब भी एक अटेंशन का ही एस्पेक्ट है। इसके बाद हमने सेलेक्टिव एंड सस्टेन अटेंशन के बारे में पढ़ा था, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस माइट कम इन योर एग्जाम। सेलेक्टिव एंड सस्टेन अटेंशन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सेलेक्टिव इज व्हाट, जहाँ पे आप बहुत सारे स्टिमुलाई में से कुछ पे फोकस कर रहे हो। सस्टेन्ड इज आप जिस पे फोकस कर रहे हो उस पे एक लंबे समय तक उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो। Now, selective attention is all about selection of a stimulus. Sustained is all about your concentration. सेलेक्टिव और सस्टेन में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं वो आप बता सकते हो और इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है?
तो जैसे 4 मार्क का है तो इट कैन एक्चुअली कम फॉर 4 मार्क्स. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेन proposition of Gestalt psychologist with respect to perception in the visual field. तो हमने यहाँ पे फॉर्म परसेप्शन की बात करी थी कि जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं, अगर एलिमेंट्स में देखते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइज करके एक पूरे में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. गेस्टोल्ट का ये एक बेसिक यूनिवर्सल ब्रह्म लकीर वाला प्रिंसिपल है. होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. जो आप होल में किसी चीज को परसीव करोगे, वो उसका परसेप्शन जब आप पार्ट्स को कुल मिला के परसीव करोगे उससे ज्यादा है होल का परसेप्शन. तो गेस्टोल्ट का मतलब रेगुलर फिगर होता है, और उनके हिसाब से क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई को जब हम परसीव करते हैं तो उसको एज अ अलग अलग एलिमेंट्स में नहीं करते हैं, एज अ होल करते हैं, क्योंकि एज अ होल कैरीज अ डेफिनेट फॉर्म, एक आकार एक प्रकार फॉलो करता है. तो द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइज इन इट्स होल विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट. तो ये था. फिर प्रेगनेंस के बारे में आपने बता दिया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट योर फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन. फिर आपने यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक या आप डिफरेंस बोल सकते हो, उसके बारे में हमने बात करी थी, और उसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके ऊपर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके ऊपर ये सब लिखने की जरूरत है. यस, नो, मे बी, यस. इसके बाद ये सारे प्रिंसिपल, सातों प्रिंसिपल्स यहाँ पर आ गए. पी एस सी स्क्वायर, ये कंटिन्यूटी एंड क्लोजर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट डोंट वरी. ये है पी एस सी स्क्वायर एंड एस क्यू. यस, यस. नाउ स्पेस में परसेप्शन कैसा होता है या डेप्थ परसेप्शन कैसा होता है, तो यहाँ पे उसके बारे में बात हुई है. बस आपको इतना ही लिखना है कि स्पेस में परसेप्शन कैसा होता है. तो 2D से 3D में होता है. 2D की जो फैक्टर्स है, जो फैसिलिटीज है, जो क्वालिटीज है, वो 3D में ट्रांसफर हो जाती है. देन वी हैव 6 में व्हाट इज द मोनोक्यूलर क्यू. तो मोनोक्यूलर क्यू क्या है एंड बाइनोक्यूलर क्यू का क्या रोल है. तो मोनोक्यूलर क्यू क्या होता है, मोनोक्यूलर क्यू कितने तरीके के होते हैं, आपने सब बता दिया. फिर बाइनोक्यूलर क्या होता है, बाइनोक्यूलर में भी आपने सब बता दिया. तो ये बाइनोक्यूलर को याद करने का तरीका है RAC, रेटिनल डिस्पैरिटी, एकोमोडेशन, कन्वर्जेंस. ठीक है जी, तो ये आपने बता दिया. फिर लास्ट आपने बताया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू इल्यूजन अकर. इल्यूजन क्यों होता है. तो पहले इल्यूजन होता क्या है. तो इल्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आपका सेंसरी स्टिमुलस कभी कभी आपको ठीक इंफॉर्मेशन नहीं देता है. इंफॉर्मेशन ठीक नहीं देगा तो मिस इंटरप्रिटेशन होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगा तो मिस परसेप्शन होगा, और मिस परसेप्शन को ही हम इल्यूजन कहते हैं. Yes, illusion occur due to the misinterpreting the information received by the sensory organ. तो इसमें क्या क्या होता है, कुछ इल्यूजन यूनिवर्सल होते हैं, कुछ इल्यूजन पर्सनल होते हैं, ये सब के बारे में आप बात करोगे. ओके, तो ये सब आप बात कर लेना. एंड इसके बाद द लास्ट क्वेश्चन इज कि सोशियो कल्चरल फैक्टर हमारे परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. तो कैसे करते हैं, अफ्रीकन सब्जेक्ट्स पे क्या देखा गया था कि उन लोगों का जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है वो लोग उससे ज्यादा सस्पेक्टेबल है, वेस्टर्न वाले म्यूलर लायर पे ज्यादा सस्पेक्टेबल है. उसके बाद अफ्रीकन सब्जेक्ट्स जो घने जंगल में रह रहे हैं, वो लोग हमेशा वर्टिकलिटी देखते हैं, इसलिए उनका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे इस तरीके का रिस्पॉन्स है. लेकिन वेस्टर्नर्स जो शहर में रहते हैं तो वहां पे वो लोग राइट एंगल्स को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं. इस वजह से म्यूलर लायर पे उन लोगों का जो ये फैक्टर है, ये काफी ज्यादा मतलब इससे ज्यादा परेशान रहते हैं. फिर हमारे हैबिट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किसी भी चीज का अगर हम किसी भी चीज कोई पिक्चर अगर किसी लोगों को दिखा दें और अगर उससे बोले उन लोगों को तुम आइडेंटिफाई करो इसको या परसीव करो, तो वो नहीं कर पाते हैं, है ना, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं. उसके बाद घर पे ट्रेनिंग होनी चाहिए या सुपरविजन मिलना चाहिए, ये सब बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. फिर सिन्हा एंड मिश्रा की इंडियन स्टडी के बारे में यू कैन टॉक. तो ये सारी ही चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी in order to prepare for your exam. Okay, so with this we have completed the glossary and the NCERT. अब now I show you your practice sheet.
तो प्रैक्टिस शीट कुछ इस प्रकार की है। प्रैक्टिस शीट में आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चंस, देखो 20 पेज का तो प्रैक्टिस शीट है। तो सबसे पहला वी हैव एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में पहला क्या है, एमसीक्यू आपका सारा है, बहुत डिटेल में एमसीक्यू है। यस, एमसीक्यू पूरा डिटेल में है एंड इट कंसिस्ट ऑफ लगभग 25 क्वेश्चन, 25 एमसीक्यू ही है। और फिर यू हैव असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, असर्शन रीजंस हैं। उसके बाद यू हैव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, फिर यू हैव सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस, and last but not the least you have matched the following question. I think 50 questions in total. Yes, you have 50 practice questions. अब मुझे ये बताओ तुम्हारा इतने में भी रिवीजन होगा नहीं होगा? चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं, सिंपल वाला करते हैं, स्टेटमेंट वाला कर देते हैं। चलो तुम्हारे लिए सिंपल सा करते हैं। सेंसेशन, आंसर तो तुम देख ही लोगे बट हम थोड़ा सा आंसर हाइड कर दें। सेंसेशन इन्वॉल्व डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, सेंसेशन गिव्स मीनिंग टू स्टिमुलाई। इसमें से क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से समझो, पढ़ो, याद करो। सेंसेशन क्या होता है? सेंसेशन इज ऑल अबाउट चीजों को समझना, चीजों का मीनिंग निकालना, है ना? चीजों का मीनिंग निकालना होता है सेंसेशन। बताओ, देखो आई एम टेकिंग योर टेस्ट अब आई नीड योर टेस्ट कि तुम्हें पढ़ा, तुमने कितना समझा। आई नीड टू अंडरस्टैंड। तो सेंसेशन क्या होता है? यस, सेंसेशन इज ऑल अबाउट कि आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अपने सोर्सेस से, अपनी दुनिया में, अपनी जो भी है एनवायरनमेंट में, जो भी स्टिमुलाई है उससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ कि ना? डिटेक्ट करेंगे तभी तो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे। हाँ कि ना? डिटेक्शन एंड कलेक्शन इज द वर्क ऑफ सेंसेशन। मीनिंग मेकिंग कौन करता है? परसेप्शन। सो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सेंसेशन इन्वॉल्व्स डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। सेंसेशन डिटेक्ट द स्टिमुलाई, परसेप्शन गिव्स मीनिंग, है ना? अब एक और कर ले। अटेंशन इज लिमिटेड इन कैपेसिटी, ह्यूमंस कैन अटेंड टू अनलिमिटेड स्टिमुलाई। अब बताओ, इसमें क्या होगा? Attention is limited in capacity. Humans can attend to unlimited stimuli. इसका भी पहला ही होगा। Attention limited है ना, क्योंकि perception भी आपकी limited है। Attention is limited, आप हर चीज को एक बार में नहीं कर सकते हो। And humans can attend to unlimited stimuli. हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें बहुत इजी लगेंगे, जो तुम्हें बहुत सिंपल लगेंगे, जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, ट्रस्ट मी। सो आई रियली नीड यू ऑल कि तुम इसे करो। इसकी शीट तुम्हें आराम से आज मिल जाएगी, इसके लिए तुम चिंता नहीं करोगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम्हारे पास पहले की भी कोई शीट्स है, इन केस अगर तुम्हें कहीं से मिली है, तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे भी क्लिक करके यू कैन ज्वाइन इट। या ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल, इसको यू कैन सब्सक्राइब इट, कि यहाँ पे आपको और क्लासेस वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम है जहाँ पे आपको अनाउंसमेंट, जहाँ पे आपको सारे नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। यस, अगर आपको ये अपने दोस्त की मदद से मिल रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप खुद भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? फ्री और फ्री कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं ले रही हूँ मैं इसका, ठीक है जी? तुम्हारे लिए है एंड आई रियली नीड, आई रियली विश, आई रियली वांट कि आपको इसका फायदा भी मिले जी। यस, ओके ओके। एंड अगर यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, ये डिस्क्रिप्शन में भी यू विल गेट द टेलीग्राम का लिंक, ठीक है? टेलीग्राम यहाँ पे भी मिल जाएगा, चैनल के उसमें जाओगे, अबाउट दिस चैनल में भी मिल जाएगा। सो यू हैव अ मल्टीपल सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द टेलीग्राम चैनल। ओके, so with this we have officially completed chapter number 4, that is your sensory, attentional and perceptual processes. Very big accomplishment। क्यों मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ? just because हम लोगों ने आपका आधी बुक खत्म कर दी। आपकी बुक में 8 चैप्टर्स हैं, उसमें से हम 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं।
जस्ट वन मोर चैप्टर वी आर सपोज टू डू फॉर योर हाफ ईयरली, एंड देन बाकी की चीजें हम अक्टूबर में करेंगे। ठीक है, सितंबर में हम कुछ नहीं करेंगे, नया कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज सितंबर इज ऑल अबाउट योर एग्जाम्स। वी विल बिगिन एवरीथिंग फ्रॉम अक्टूबर। अक्टूबर फर्स्ट से हम चीजों की शुरुआत कर दें। ओके, अभी के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। कल से वी विल बिगिन योर न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू ऑल विथ अ न्यू चैप्टर, न्यू एनर्जी, न्यू पॉजिटिविटी। और अपना ढेर सारा ध्यान रखो। अगर कोई भी डाउट हो, जस्ट मेल कर दो मुझे, मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो यू कैन मेल मी। कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुविधा है, कोई भी मसला है, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, आई एम देयर फॉर यू, मैं हूँ। मैं टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और इस ये साइकोलॉजी से रिलेटेड तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ओके, ओके पीपल, सो सी यू और टुमारो। अपनी चाय पी लो, चाय पीने का टाइम हो गया है। एंजॉय योर टी एंड सी यू ऑल with at the same time, at the same place. Till then, take care, lots of love. See you all tomorrow. Bye bye.